दोस्तों पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वो ओनली 9 मिनट का वीडियो था। वो वीडियो जो था वो यहां पर आकर रुक गया था। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के एंड में ये वाला पोर्शन जो था वो कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था, यानी कि यहां से दिख ही नहीं रहा था कि यहां पे कुछ लिखा हुआ भी है क्या। ये लास्ट वीडियो की बता रहा हूं, जो लास्ट में जो वीडियो में हुआ। और ऐसा ही पूरी जो पीपीटी मैंने बना रखी थी वो सारी ब्लैंक हो गई। मैं ओपन कर रहा हूं, उसको ओपन ही नहीं हो रही है। और फिर यहां पर जो रिकॉर्डर है जो चल रहा है, जो वीडियो को रिकॉर्ड करता है, अब एक कंडीशन थी कि मैं ये पीपीटी तो बंद करके फिर से ओपन कर रहा था, पर लेकिन फिर से ऐसी की ऐसी ही दिखा रहा था यहां पर। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे फिर क्या किया, लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ा। तो लैपटॉप को रीस्टार्ट करने के लिए फिर जो रिकॉर्डर है, जो यहां पर ये पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर है, वो भी बंद हो गया। तो वो वीडियो वहीं पर ही फिर टर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो एक बार तो मैंने सोचा कि पूरी वीडियो बनाकर फिर से अपलोड करूं, फिर मैंने सोचा कि कम से कम कुछ आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाती है, तो कम से कम आधे आधे पोर्शन में अपलोड हो जाएगी तो कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग का जो पोर्शन था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वहां पर आप लोगों को मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस की एक बार बता देता हूं हल्का सा। एक तो मैंने राजस्थान में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में डिस्कस किया। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे उनके सबके आंसर दिए, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। कोविड-19 की क्या सिचुएशन चल रही है वो मैंने आप लोगों को बताई। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि दिल्ली में जो रिजल्ट आया उसके बारे में बात की। और नेक्स्ट स्लाइड जो थी हमारी, ये थी यहां पर बात करने वाली, ये वाली स्लाइड जहां पर हमारा जो वीडियो था वो आकर रुक गया था। तो यहां पर अब हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां पर आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। तो यहां पर जो बात की जा रही है घाघरा रिवर के बारे में बात की जा रही है। तो घाघरा रिवर आज आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जाकर मैप में नहीं हारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो यहां पर कई सारे आर्टिकल है, तो एक एक कर हम लोग आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालेंगे। जो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर जो आर्टिकल है तो एक बार देख लेते हैं। ये वाला आर्टिकल, दोनों आर्टिकल यहां पर इंडिया और चाइना से रिलेटेड है बेसिकली यहां पर। और इसमें ईरान के जो चहाबार पोर्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को यहीं से ही निकल कर आएगा, और बाकी काफी कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। ये वाला आर्टिकल यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिकली बात कर रहा है क्रिकेट के बारे में। आने वाले टाइम में देखिए, जब से कोविड-19 चला है तो क्रिकेट को एक नया आयाम आप लोगों का निकलकर सामने आएगा कि हाँ क्रिकेट कैसा होने वाला है। तो वो चीजें आप लोगों को आगे देखने को मिलने वाली है। क्रिकेट की बात करें तो सारी गेम आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कैसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि आज की डेट में ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा न हो तो वो सारी चीजें देखने को मिलती है। इवन लोग घर से बाहर निकलने मूवी देखने तक नहीं जा रहे हैं आज के डेट में, अगर कोई मूवी थिएटर पर लगे तो। हालांकि चीजें अभी ज्यादा ओपन नहीं हुई है, पर फिर भी लोगों के अंदर भी एक फियर कहीं ना कहीं बैठ गया है। तो अब देखने वाली चीजें ये होगी क्या कितने ऑडियंस अवेलेबल रहेंगे ग्राउंड के अंदर और क्या क्या कंडीशन रहेगी। ये यहां पर कोविड-19 के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, कहां पर क्या क्या केसेस निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये भी इसी से रिलेटेड है। यहां पर ये आर्टिकल बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कोविड-19 के ऊपर जितनी ज्यादा चीजें चल रही हैं। कहीं पर जैसे दिल्ली के बारे में बात करें तो कहीं पर डेटा ढंग से नहीं देखने को मिल रहा है, तो कहीं पर कोई और प्रॉब्लम है। डेटा को कई जगह गवर्नमेंट भी छुपा रही है। तो वो सारी चीजें हैं, वो सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में यहां पर बातें की जा रही हैं। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे चीजें लगी नहीं। हेल्थ को सुधार लो, वो सारी चीजें सुधार लो, मतलब वही सारी बातें घुमा फिराकर डिस्कस की जा रही है। ये वाला आर्टिकल जो ऊपर है यहां पर, इसके बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जान डाल देगा आज के डिस्कशन के अंदर। बहुत प्यारा आर्टिकल रहने वाला है। यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल भी यहां पर कुछ इसी से रिलेटेड है। यहां पर ये बेसिकली बात कर रहे हैं यहां पर कि जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों की हमको बात मान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, साइंटिस्ट के द्वारा कई सारी बातें बताई गई। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर डाल रहा है, और जिस तरीके से हमारी कंट्री में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजों को लेकर चला जा रहा है, चाहे आप लोग ब्राजील के अंदर देख लीजिए, इंडिया के अंदर देख लीजिए, या फिर किसी और कंट्री के अंदर डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस दिया जाता है एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट। एक तो वो मुद्दा है। दूसरा, यहां पर हम लोग को चेंज करने की जरूरत है इंसान का बिहेवियर। जैसे चीजें आने वाली है, हम लोग को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने हैं, ताकि वो खुद तो अवेयर रहे, दूसरों को भी अवेयर कराएं। तो ये फोकस आप लोगों को यहां पर देना पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अवेयर नहीं रहेंगे तो ये बीमारी जो है वो आग की तरह फैल रही है और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, आप लोगों को नजर आएगी। तो ये सही टाइम है यहां पर जो आप लोगों को काम करना चाहिए। इसी के साथ में जो लीडरशिप है उसको भी यहां पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप भी कहीं ना कहीं किसी और मुद्दों में ज्यादा बिजी है। हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही छोड़ दी गई है, इसीलिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केस जो है वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर वो इंडिया में देखने को मिल रही है। तो ये जो कंडीशन आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हर लीडरशिप का, जिसकी वजह से इस सिचुएशन पर आकर हम लोग बैठ गए हैं। तो यानी कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने ब्राजील वाला आर्टिकल डिस्कस किया था कल, तो ब्राजील में भी यहां पर सिचुएशन ये देखने को मिल रही है कि इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस देने की बात की जा रही है। तो जहां पर इकोनॉमी को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है हेल्थ से, वहां पर सेम कंडीशन है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी यही किया गया, स्टार्टिंग लॉकडाउन लगाने से मना किया गया और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला। तो वो सिचुएशन आप लोगों ने वहां पर भी देखी। तो वही कंडीशन यहां पर बताई जा रही है। तिबलगई जमात के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। एक इंपॉर्टेंट बुक है जो रिसेंटली अभी लिखी गई है, तो उसको हम लोग देखेंगे। राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बात कर रहा है, और ये कोविड-19 से रिलेटेड केस जो है केरला में फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर कार्टून है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही जो पहली वीडियो थी उसमें डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया कि क्या कंडीशन यहां पर चल रही है, तो उसी का यहां पर ये कार्टून आप लोगों को दिखाया गया है। एक फैमिली मेंबर के द्वारा बोला गया कि सर कार्टून जो है वो आप पहले दिखा दिया कीजिए, पर लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट दे दिया कीजिए, क्योंकि हमसे जैसे पूछते हैं आप लोग कि ये कार्टून क्या दिखाता है, तो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में कुछ समझते हैं और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो हमारी बुद्धि का विकास होगा इससे। तो आप लोगों का क्या मानना है, कार्टून पहले दिन आप लोगों को दिखा दिया करूं, नेक्स्ट डे उसको एक्सप्लेन किया करूं, तो कैसा रहेगा ये, तो इसके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि देखिए जब किसी बात पर आप लोग सोचते हैं ना, थोड़ा सा गहन अपना फोकस डालकर, वो चीजें आप लोग याद भी रख पाते हैं। और एग्जाम में यही चाहिए, एग्जाम में मैं नहीं होऊंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों के दिमाग में जो भी चीजें भरी हुई हैं वो सारी चीजें आप लोगों को दिमाग से बाहर निकालनी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें दिमाग से बाहर निकालेंगे तभी आप लोग एग्जाम में लिख पाएंगे, तो ये कंडीशन आप लोगों को समझनी है। तो ये मुझे तो अच्छा लगा, बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। तो ये कार्टून क्या बताता है आप लोग इसके बारे में जरूर बताइए नीचे। हालांकि मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो एक अलग बात है, पर फिर भी आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस जरूर डालिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की डेट में जो कनेक्टिविटी है वो एक नई करेंसी की तरीके से देखा जा रहा है। जो कंट्री अपने आप को अच्छे से कनेक्ट कर पा रही है एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे पोर्शन के साथ में, वो कंट्री काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ रही है। और इंडिया जो है उसके द्वारा अभी चाहबार पोर्ट जो है वो लूज कर दिया गया है, तो इसका चलते हमारी कंट्री की जो कनेक्टिविटी है वो कम होने वाली है और कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है चाइना को। तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट यहां पर करना है। तो कमेंट करना है वो तो सही बात है, पर लेकिन पहले आप लोग यहां पर सारी बातें समझिएगा। डिटेल में समझाऊंगा, बहुत सारी ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आर्टिकल के अंदर नहीं है, तो इससे आप लोग एक अच्छे लेवल पर उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके चलते आप लोग एक अच्छा आंसर भी लिख पाएंगे। आंसर काफी कम आप लोगों ने कर दिया, मुझे पता है प्रीलिम्स वगैरह आप लोग के आ रहे हैं, पर लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ आप लोग जरूर लिखते रहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल इसको छोड़ दें। एक दो महीने पहले आप लोग छोड़ सकते हैं, पर लेकिन बिल्कुल इस तरीके से छोड़ देना, क्योंकि प्रीलिम्स से कोई मार्क्स आप लोग काउंट नहीं करने वाला है। काउंट होंगे मार्क्स एट द एंड ऑफ द डे इसके ही, जो कि आप लोग ज्यादा फोकस नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंडिया के लिए एक टर्म यूज किया गया है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। आखिर हमने क्या अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दी है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चाहबार पोर्ट कहां पर है वो देखेंगे, क्या क्या कंडीशन बनी, क्या सिचुएशन बनी, कहां पर हम लोग आकर पहुंच गए वो देखेंगे। ये तीन पर्सनैलिटी कौन है, इनके बारे में तो आप लोग जानती हैं। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये है ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी साहब। ठीक है, और ये है घनी साहब जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है। अगर आप लोग यहां पर देखिए जो चाहबार पोर्ट है, तो आप लोग तभी चीजों को समझ पाएंगे कि ये कहां पर लोकेटेड है। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां पर आप लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां पर आप लोग को ईरान देखने को मिलेगा। ईरान के अंदर है चाहबार पोर्ट, जो हमारी कंट्री के द्वारा डेवलप किया जा रहा था। इसी के साथ में एक पैरेलल पोर्ट है यहां पर गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर में, जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा था। इनडायरेक्ट वे में जो ये अरेबियन सी वाला पोर्शन है, यहां पर चाइना अपना दबदबा रखना चाहता है, इसीलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आप लोगों को यहां से देखने को मिलता है। वो एक ऑल्टरनेटिव रूट चाहते हैं यहां पर इंडियन ओशन में एंट्री करने के लिए। तो इसी के चलते यहां पर चाइना जो है वो काफी लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि जो पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया है, ये इस पर्टिकुलर एरिया से होते हुए जाता है। तो इंडिया ने इसके बारे में कई बार एक तरीके से प्रोटेस्ट भी किया, पर लेकिन चाइना के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंडिया क्या चाहता है, यहां पर चाहबार पोर्ट को डेवलप करके, तो इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो उसको बढ़ाना चाहता है। अगर चाहबार पोर्ट ढंग से डेवलप हो जाता है तो हम लोग आसानी से अफगानिस्तान के साथ में अपना कनेक्शन बना पाएंगे। यहां से अगर ईरान के अंदर हम लोग घुसेंगे तो हम लोग आगे जा सकते हैं, यहां पर रसिया के अंदर जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया के अंदर हम लोग जा सकते हैं, यूरोप तक का हम लोग कनेक्शन बना सकते हैं। तो काफी लार्ज स्केल पर हम लोग एक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक मुद्दा जो स्टार्टिंग में बोला गया कि कनेक्टिविटी इज अ न्यू करेंसी, तो उसका मुद्दा ये है कि क्योंकि अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग काफी चीजें बढ़ा पाएंगे। जैसे मान लीजिए कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो एक तरीके से आप लोग समझिएगा यहां पर वन सेकेंड, कनेक्टिविटी एक तरीके से सबसे पहले तो कनेक्टिविटी इंहेंस होगी, इसी के साथ में सप्लाई बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंट्री जो है वो प्रोस्परस होगी। तो इसके चलते वो सारी चीजें आप लोगों को पैटर्न में चलती हुई नजर आएगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये साइन किया गया था हमारी कंट्री और ईरान के बीच में 2003 में, और ये माना जा रहा था ये ट्रेडिशनल जो हमारे और ईरान के अच्छे रिलेशन है उसको शो करता है कि इंडिया और ईरान जो है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चाहबार पोर्ट जो यहां पर डेवलप किया गया, बेसिक पर्पज यहां पर यह था कि रसिया और सेंट्रल एशिया तक इंडिया को पहुंच सके। रसिया मतलब आप लोग देखते हैं यहां पर रसिया तक पहुंच सके, और इसी के साथ में जो सेंट्रल एशिया है ये वाला पोर्शन, यहां पर भी हमारी कनेक्टिविटी काफी अच्छी बन सके। वो कैसे, वो आप लोग यहां पर देखते हैं। चाहबार पोर्ट डेवलप कर हम लोग ईरान के थ्रू यहां पर पहुंच सकते हैं। नॉर्मली अफगानिस्तान के अंदर हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि वैसे तो लैंड वाला जो सारा रास्ता है वो पाकिस्तान के द्वारा रोक दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान बीच में बढ़ता है, हम लोग वहां पर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए रूट के थ्रू यहां पर जो सी रूट है उसके थ्रू होकर हम लोग अफगानिस्तान में अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करने का बेसिक मुद्दा यह
भी हमारा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हमारी कंट्री के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान को झेल रहे हैं, एक और इसी तरीके का हम लोग पाकिस्तान नहीं झेल पाएंगे। यानी कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी मुझसे शादी करोगी, उसमें जब यहां पर सलमान खान को दारू पिलाई जाती है गलत तरीके से अक्षय कुमार के द्वारा, और जब वो आता है उतर कर वो उससे काफी चिढ़ रहा होता है उससे, तो कहता है कि एक एक सनी बर्दाश्त नहीं होता, इतने सारे सनी तो वही चीजें यहां पर देखने को मिलती है कि एक एक पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक तरीके से कई सारे पाकिस्तान की कैटेगरी के पड़ोसी देश हो जाएंगे तो हम लोग उसको झेल नहीं पाएंगे। तो वही सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। और दूसरा, इसका हमारी कंट्री के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ सकता है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर आप लोग बात करें, ठीक है, तो वहां पर भी सिचुएशन आप लोग को देखने को मिलेगी। हालांकि ये वाला रीजन आज की डेट में जो है वो लद्दाख के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, पर फिर भी इस पूरे रीजन में एक तरीके से अनस्टेबिलिटी यहां पर आ सकती है। तो वो भी एक मुद्दा है, हम लोग अफगानिस्तान में डेवलपमेंट यहां पर करना चाहते हैं और इसी के चलते पाकिस्तान के ऊपर भी हम लोग चेक रख सकते हैं यहां पर इनडायरेक्ट वे में। तो ये भी एक अच्छा एक तरीके से आप लोग तरीका बोल सकते हैं चाबार पोर्ट डेवलप करने का। पर लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से अब निकलती हुई नजर आ रही है, जैसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ने तो ब्लॉक कर दिया अफगानिस्तान जाने का रास्ता हमारा, तो अफगानिस्तान में हम लोग डायरेक्ट वे में तो एंट्री कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढा जो कि बाईपास किया गया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हम लोग ये वाटर से होते हुए वहां तक पहुंचे। तो इसी के चलते ये बोला गया कि चलिए इंडिया और यहां पर जो ईरान है उसके रिलेशन तो सही है, पर लेकिन इसको ट्राइलेटरल ट्रेड का इशू भी बना दिया गया हमारी कंट्री के द्वारा। मतलब क्या था? मतलब यह था कि यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हसन रूहानी जी और इसी के साथ में जो अशरफ गनी साहब हैं अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, वो तीनों मिलकर सामने आए और उनके द्वारा बोला गया कि सारे मिलकर यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और अच्छे रिलेशन हमारे हो पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर 3 कंट्री अब साथ में आ गई। तीनों कंट्री कौन कौन सी थी? यहां पर ईरान हो गया, इंडिया हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो बीच में पाकिस्तान को हटा दे तो काफी अच्छे से हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। और ईरान हमारे लिए इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ये क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। पर लेकिन फिलहाल आज की डेट में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ा गई है। वो कैसे गड़बड़ा गई है उसके बारे में भी बात करूंगा। पहले आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को समझिए। इंडिया के द्वारा ग्रांट किया गया था 10 ईयर का लीज डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग डेवलपमेंट यहां पर कर रहे थे, जिसके चलते चाहबार का फ्री ट्रेड जोन जो है वो हम लोग आसानी से यूज कर पाते। और 628 किलोमीटर की रेल लाइन हम लोग बनाने की बात कर रहे थे चाहबार से लेके ये है यहां पर जहीदीन। तो इसको आप लोग मैप में देखें तो आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। ये पर्टिकुलर बेसिकली जो एरिया है यहां पर हम लोग इसको यहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, ठीक है। यानी कि यहां से चलकर चाहबार से चलकर हम लोग यहां पर तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग पहुंच रहे थे, जो कि यहां पर एक तरीके से बॉर्डर एरिया है अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में घुसकर फिर हम लोग आगे यहां पर इसको सप्लाई आसानी से प्रोवाइड करवा सकते थे। तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई। पर लेकिन चाइना और इंडिया में अगर आप लोगों से कोई पूछे मेन डिफरेंस क्या है जब हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, चाइना का मुद्दा होता है कि झंड बंगनी पटबिहा, और इंडिया कैसे काम करती है जैसे इंडियन गवर्नमेंट नॉर्मली इंडिया में काम करती है। पहले प्रोजेक्ट सैंक्शन करा दिया, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ेंगी, फिर आगे बढ़ेंगी। तो लग नहीं रहा था यहां पर ईरान को कि जल्दी से चीजें होने वाली है। इवन ईरान के जो यहां पर फॉरेन मिनिस्टर उनके द्वारा भी रिक्वेस्ट कर लिया गया था आकर, पर लेकिन हमारी कंडीशन वही थी। गवर्नमेंट क्विकली चाहती थी कि डेवलपमेंट हो पोर्ट के अंदर में, इसके चलते यहां पर एक तरीके से यहां पर चीजें आगे बढ़ सकें। हमारी कंट्री गवर्नमेंट भी चाहती थी, पर लेकिन कहने और करने में काफी डिफरेंस देखने को मिला। हम लोगों ने क्या किया, हालांकि फैसिलिटी यूज की हम लोगों ने अभी यहां पर थोड़ी सी टाइम के लिए, जो अपना एक्सपोर्ट था वहां पर वो अफगानिस्तान में भेजा गया 2018 में 500,000 के करीब यहां पर टन कार्गो वगैरह भेजा गया फूड सप्लाई अफगानिस्तान के लिए। तो वो सही है, आप लोगों ने सही काम किया। पर लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था वहां पर ईरान की साइड से बोला गया कि काफी डिले देखने को मिल रहा है, इंडिया की साइड से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा जब इंडिया को लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है, हम लोग इतने अच्छे से यहां पर इसको यूज कर सकते हैं, कनेक्टिविटी बना सकते हैं सब एरिया में, वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो फिर इंडिया इस प्रोजेक्ट को डिले क्यों कर रहा है? तो देखिए, डिले करने का मुद्दा इंडिया के हाथ में नहीं था, वो था अमेरिका। अमेरिका का डर यहां पर इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं यहां पर एक तरीके से मंडरा रहा था, जिसके चलते इंडिया ने ये सारे स्टेप उठाए। अमेरिका जो है वो ईरान से काफी चिढ़ता है, तो इसके चलते यहां पर अमेरिका के ईरान के साथ में रिलेशन काफी बर्बाद है। P5+1 की जो डील थी वहां पर उससे भी अमेरिका बाहर निकल गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, क्योंकि बराक ओबामा जी के द्वारा यहां पर जब ये साइन किया गया था एग्रीमेंट, उस टाइम पर बोला गया था ईरान के साथ में अपने रिलेशन को नॉर्मल करना है। पर लेकिन कंडीशन वो हुई नहीं जैसा सोचा गया, क्योंकि इलेक्शन हुए 8 नवंबर 2016 में रिजल्ट आया और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो गद्दी पर आ गए। जैसे ही वो गद्दी पर आए यहां पर, तो तुरंत ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकले और इसी के चलते ईरान और यूएसए के रिलेशन काफी बर्बाद हो गए। और यूएसए ने ये बोल दिया कि अब जो कोई ईरान के साथ में व्यापार करेगा तो उसके ऊपर भी वो सैंक्शन लगाएगा और उसके साथ में व्यापार नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली, तो इंडिया को सदमा लगा यहां पर। तो इंडिया ने सोचने के लिए थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस दिया, तो इंडिया ने यूएसए की लाइन पर चलना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो इंडिया ने यहां पर क्या किया, ईरान से जो भी हम लोग अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे वो
वो ऑयल इंपोर्ट हम लोगों ने कैंसिल किया। तो इसके चलते यहां पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग गया हमारे ऊपर कि हम लोग क्या इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, यूएसए के प्रेशर में आकर हमारी ऑटोनॉमी कहां चली गई। हम लोग तो सोवरेन कंट्री हैं पर लेकिन सोवरेन जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिली। तो नॉर्मल सी बात है यार, एक तरीके से कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा सैंक्शन लगा हुआ है ईरान के ऊपर और ईरान की इकोनॉमी डाउन हो रही है और उसके दोस्त भी उसको छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं उस टाइम पर। तो ये सीधी सी बात है कि ईरान जो है वो अपने दोस्त पर ट्रस्ट करना बंद कर देगा। तो ईरान के द्वारा जो भी बोला गया कि चाबार पोर्ट जो है वो अपने आप डेवलप करेंगे अपने रिसोर्सेज के द्वारा, यानी कि इनडायरेक्ट वे में उनके द्वारा बोला गया कि अब ये जो पोर्ट है ये यहां पर इंडिया जो है वो यहां पर काम नहीं कर पा रहा है, हम लोग यहां पर अपने आप काम करेंगे। तो यहां पर जो चाबार पोर्ट था यहां पर जो रेल लाइन के लिए, हालांकि इंडिया ने यहां पर एक तरीके से परमिशन ले ली थी यूएसए से कि हम लोग रेल लाइन यहां पर डेवलप कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल कंपनी भी यहां पर काम करने के लिए तैयार हो गई थी, हालांकि मैक्सिमम लोगों ने तो मना कर दिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि आगे चलकर यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया तो और प्रॉब्लम झेलने पड़ जाएंगे। पर लेकिन प्रेशर में आकर यूएसए के कहीं ना कहीं फिर भी हम लोग यहां पर ढंग से काम नहीं कर रहे थे, घसीट घसीट कर चीजें यहां पर चल रही थी। इवन जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा भी आकर रिक्वेस्ट कर लिया कि भैया कर लो इसको, जल्दी से कनेक्ट कर लो इसको, जल्दी से कंप्लीट, आगे चीजें बढ़ पाएगी, अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान तक भी चीजें पहुंच सकती हैं। वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। पर लेकिन ये सारी चीजें होते हुए भी इंडिया जो था वो इनेबल था रेल प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में। तो इसी चलते ईरान को दिखने लगा कि इनसे ना हो पाएगा, तो ईरान ने ये प्रोजेक्ट जो था वो सीधा सीधा कैंसिल मारा, बोला कि तुमसे ना हो पाएगा और ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग अपने रिसोर्सेज के द्वारा अपने आप डेवलप करेंगे। तो देखिए अपने रिसोर्सेज के द्वारा अपने आप डेवलप करने वाले अगर तुम होते इतने तो इसको पहले ही डेवलप कर लिया होता। तो इसका मतलब ये कि कुत्ता इसलिए भौंकता है जब उसके पीछे उसका मालिक खड़ा रहता है। जैसे आप लोग देखने को मिलता है पाकिस्तान कई बार ऐसी हरकतें करता है तो रीजन क्या होता है, क्योंकि उसके पीछे चाइना खड़ा होता है। वरना पाकिस्तान में इतनी हरकतें करने की वो एक तरीके से हिम्मत नहीं होनी चाहिए जैसी हरकतें वो करता है, क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो रखी है, जनता त्राहिमाम कर रही है। और पाकिस्तान जब बोलता है इसका मतलब पाकिस्तान की जनता नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मेरा मतलब होता है। क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में भी हमारे लेक्चर देखते हैं तो बोलते हैं कि सर आपसे उम्मीद नहीं थी। तो मैं जो भी बोलता हूं यहां पर कभी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं बोलता हूं, क्योंकि लोग वो भी ऐसे हैं जैसे हमें। वहां पर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो वहां पर स्टेब्लिशमेंट है जो टेररिस्ट के चलते वहां पर चीजें देखने को मिलती है, मैं हमेशा उसके लिए यहां पर ये वर्ड यूज करता हूं, ठीक है। तो ईरान जो है वो इसलिए यहां पर ऐसी बातें बोल रहे हैं क्योंकि ईरान के पीछे खड़ा हो गया चाइना और ईरान जो है यहां पर अब यहां पर एक तरीके से उनके द्वारा बोला गया ईरान के द्वारा कि हम लोग ये जो प्रोजेक्ट था रेल वाला ये अपने आप डेवलप करेंगे यहां पर। और इसी के चलते अभी 25 साल तक का यहां पर एग्रीमेंट किया गया है और यहां पर 400 बिलियन का यहां पर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिल रही है चाइना और ईरान के बीच में। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, कनेक्टिविटी और एनर्जी प्रोजेक्ट यहां पर कंप्लीट करेगी। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोले तो यहां से इंडिया का पत्ता साफ होने वाला है ईरान से और यहां पर दबदबा चाइना का होने वाला है, जो कि पहले से भी दबदबा था। पहले से क्यों दबदबा था, क्योंकि जब इंडिया के द्वारा अपना हाथ खींचा गया यहां पर प्रोजेक्ट से, कई सारे प्रोजेक्ट वहां पर देखने को मिल रहे थे, उस टाइम पर भी ईरान जो है चाइना जो है वो ईरान के साथ में खड़ा हुआ था। तो क्यों खड़ा होता, क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रेड वॉर चल रहा था यूएसए और चाइना के बीच में। तो यूएसए कितने भी सैंक्शन क्यों ना लगा ले पर लेकिन ये इसको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इसको पता है कि आज की डेट में पाकिस्तान यूज कर रहा है इंडिया के खिलाफ और यूएसए के खिलाफ, कल को ईरान को भी यूज कर सकता है आसानी से यूएसए के खिलाफ। यानी कि एक तरीके से जो चाइना है वो यहां पर यूएसए को टिट फॉर टैट वाली कंडीशन यहां पर दिखा रहा है। क्या मतलब है इसका मतलब समझिए। अभी यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर यह बोला गया कि साउथ चाइना सी वाला जो भी रीजन है यहां पर चाइना जो भी अपना बोलता है कि ये मेरा एरिया है, हम लोग उसको नहीं बालेंगे, पहली बात। दूसरी बात यहां पर जो ताइवान है उसके चलते यहां पर इनके द्वारा ताइवान की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाता है। हांगकांग का जो इशू चल रहा है उसको भी सपोर्ट किया जाता है। यानी कि वन चाइना पॉलिसी पर क्वेश्चन मार्क लगाता हुआ बार बार यूएसए यहां पर नजर आता है। साइड में यहां पर जो पड़ोसी देश है साउथ कोरिया में यहां पर काफी बड़ा अपना मिलिट्री बेस बनाकर रखता है, जापान को भी काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट करता है। तो इनडायरेक्ट वे में चाइना को हर तरीके से सप्रेस करने की कोशिश यूएसए करता है। तो चाइना भी ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ तो खोजेगा। तो पहला ऑल्टरनेटिव तो यहां पर इसके द्वारा पाकिस्तान खोज रखा है, पाकिस्तान को बिल्कुल कब्जे में ले रखा है। अफगानिस्तान में अगर शांति आएगी तो पाकिस्तान की वजह से आएगी, अगर पाकिस्तान नहीं चाहेगा तो अफगानिस्तान में शांति नहीं आएगी। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो तालिबान ग्रुप है वो सारा बेस पाकिस्तान के अंदर है और अगर पाकिस्तान यहां पर तालिबान ग्रुप को सरहद देना बंद नहीं करेगा तब तक यहां पर अफगानिस्तान में शांति नहीं आएगी। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ऑलरेडी तालिबान के सामने घुटने टेक चुकी है। गवर्नमेंट तो दूर की बात है, यूएसए भी तालिबान के सामने घुटने टेक चुके हैं, वो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो वो सिचुएशन सारी सामने यहां पर निकल कर आती है। तो इसके बारे में आप लोगों को ये सारी बातें याद रखिएगा। अगर बात करें यहां पर अब एक तो ये हो गया पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब यहां पर ईरान में यहां पर इसका दबदबा हो ही जाएगा। अब अफगानिस्तानी के भी चलते आप लोग देखिएगा चाइना अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यूएसए जिस तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है, यानी कि अपना फायदा देखने के लिए बस अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है और किसी भी तरीके से यहां पर अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना यह है कि बस अपने आप को यहां से बाहर निकालना है। तो एक वर्ल्ड लीडरशिप का रोल अपने आप खाली किया जा रहा है यूएसए के द्वारा अपने ऊपर फोकस करने के चक्कर में। तो इनडायरेक्ट वे में आगे आने वाले टाइम में ईरान और
पर अफगानिस्तान भी चाइना के साथ मिले हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से हम लोगों ने अभी क्वाड ग्रुप बनाया था यहां पर एक तरीके से चाइना को टैकल करने के लिए, क्वाड ग्रुप में कौन कौन था? इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था और यूएसए था। इसी तरीके से कई सारे पोल यहां पर भी तैयार हो रहे हैं। चाइना के साथ में पाकिस्तान, इसी के साथ में ईरान अब मिल जाएगा और रसिया ऑलरेडी वहां पर ही है। तो उधर भी एक अच्छा खासा ग्रुप यहां पर तैयार हो रहे हैं। तो ये काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ सकता है, क्योंकि यूएसए तो काफी दूर बैठा है, वो तो अपना एंजॉय करता रहेगा, पर लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में रहना हमको है। तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ में जैसे हमारे रिलेशन आज के डेट में हो रहे हैं, तो वो हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग किस डायरेक्शन में आज की डेट में अभी रिसेंटली जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन है नहीं है, अगर चाइना घुस जाएगा अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के साथ में, तो वहां से भी हमारे रिलेशन जो है वो खराब हो ही रहे हैं। जिस तरीके से ईरान के द्वारा प्रोजेक्ट कैंसिल किया, तो वहां से देखने को मिल रहा है इसके साथ में हमारे रिलेशन कैसे होने वाले आने वाले टाइम में। श्रीलंका आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान जो चाइना के एक तरीके से उस कर्ज में दबा पड़ा है, तो वहां से हम लोग कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। आप लोग नेपाल जानते हैं क्या क्या हरकतें आज की डेट में कर रहे हैं। भूटान बच गया और बांग्लादेश बच गया, बाकी म्यांमार भी काफी हद तक चाइना के कंट्रोल में है। तो इस तरीके से हमारे सारे पड़ोसी देश जो हैं, जो स्टार्टिंग में बोला गया था 2014 में कि हम लोग पड़ोसियों के साथ में लेकर चलेंगे और स्वर्ण इन सेरेमनी में सबको बुलाया गया था, तो ऐसा पैटर्न कहीं दिख नहीं रहा है आज की डेट में। पैटर्न जो है वो कंप्लीटली 180 डिग्री शिफ्ट यहां पर नजर आ रहा है। तो उससे देखने वाली बात यह कि हम लोग कैसे यहां पर शांति रख पाएंगे और कैसे हम लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आज की डेट में यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के बारे में यहां पर ये बातें की जा रही है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन यहां पर निकल कर आती है। चाइना को तो काफी गेन हो ही रहा है यहां पर, उसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। अब यहां पर चाइना इसीलिए यहां पर उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहा है। अभी यहां पर ये आर्टिकल में जो राइटर बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया को थोड़ा सा सोचना चाहिए, चाइना के साथ में जो उसकी टाई है उसको रीसेट करना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। अगर उसके साथ में रिलेशन खराब होंगे तो हम लोग झेल रहे हैं और आगे भी झेलते रहेंगे। पर लेकिन एक मुद्दा भी तो होता है कि कहां तक हम लोग उनको सहन करें। अब यहां पर हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी जो यहां पर आप लोगों को जो चीजें देखने को मिली यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, हम लोगों ने थोड़ी ना कुछ किया था, पूरी हरकतें चाइना के द्वारा की गई है। तो ये वो एरिया है जहां पर इंडिया और चाइना का डिस्प्यूटेड एरिया है। तो सबसे ज्यादा जो एरिया है आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो एरिया यहां पर, हालांकि लद्दाख बोला जाएगा इसे आज के डेट में, ये आप लोगों को सेंट्रल देखने को मिलेगा यहां पर, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में ईस्टर्न सेक्टर जो आप लोगों के सामने है यहां पर, ये आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं यहां पर, एक्सक्लूडिंग भूटान। तो सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो है यहां पर वेस्टर्न सेक्टर में, दूसरे नंबर पर ईस्टर्न सेक्टर में और तीसरे नंबर पर सेंट्रल सेक्टर में। तो ये आप लोगों को इनके बीच में यहां पर लड़ाई वाला एरिया नजर आता है। तो अभी चाइना की जो हरकतें देखने को मिली वो हमको सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि चाइना किस डायरेक्शन में क्या क्या काम कर रहा है। तो आखिर कब तक हम लोग शांति बनाकर रखें, तो वो भी यहां पर मुद्दा है। पर लेकिन शांति भी बनाकर रखनी पड़ेगी। इसके चलते पास्ट में हम लोगों के द्वारा यहां पर एक तरीके से प्रयास भी किए गए। अभी राइटर जो बोले, सबसे पहले तो हम लोग को अपना बॉर्डर जो है, बॉर्डर का जो इशू जो है वो हम लोग को क्लियर करना चाहिए। यानी कि जो भी बॉर्डर आज की डेट में है वो हम लोग को क्लियरली डिमार्केट करना चाहिए, तभी हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। जब तक बॉर्डर डिमार्केट हम लोग नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला तो मुद्दा बॉर्डर के बारे में देना चाहिए। अभी आप लोगों को पता है कई सारे चाइनीज ऐप वगैरह हम लोगों ने बैन कर दिए, तो वो भी मुद्दे हैं यहां पर, अभी इस टाइम पर बैन किया गया उनको। तो चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो हम लोग को कम करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम लोग अगर अपनी दवाइयां बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, ठीक है, एपीआई जो हम लोग लेकर आते हैं। इसी के साथ में अगर आगे आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी प्रोडक्ट है मैक्सिमम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं, उनके ऊपर हमारी काफी हद तक डिपेंडेंसी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के चलते अगर हम लोग बात करते हैं तो सोलर पैनल वगैरह अगर हम लोग अपनी कंट्री में लगा रहे हैं तो वो हम लोग चाइना से लेकर आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्रूशियल एरिया हैं जिसके चलते हमारी चाइना के ऊपर काफी बड़ी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। अगर हम लोग रियली में अपने आप को वहां से चाइना से एक तरीके से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एरिया थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब हम लोग को बनना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर पाएंगे। तो अंधेरे में तीर चलाने का मतलब है कि अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना। तो पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, उसके बाद में यहां पर ये स्टेज से स्टेप उठाना है, वरना आप लोग वही टहनी काट रहे हैं जिस टहनी पर आप लोग बैठे हैं। किस तरीके से आप लोग चीजों को टैकल कर पाओगे उसका अल्टरनेटिव आप लोग को ढूंढ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। और अभी जो यहां पर अभी ये एंगल निकल के आया ईरान वाला, ये और ज्यादा हम लोग को आगे एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये भी एक मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर एक किताब के बारे में बात की जा रही है, इनसाइड द तिबलगही जमात। यानी कि तिबलगही जमात काफी ज्यादा न्यूज में था उस टाइम पर जब हमारी कंट्री में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे थे। तो तिबलगही जमात जो है यहां पर, ये एक तरीके से इस्लाम के अंदर काफी सारे लोग इकट्ठा होकर इस्लाम को प्रोपेगेट करते हैं, आगे लेकर चलते हैं, इसको ज्यादा लार्ज स्केल पर फैलाना चाहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। 200 के करीब कंट्री आज की डेट में ऐसी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यहां पर, जहां पर ये इनका एरिया फैला हुआ है। 80 मिलियन के करीब जो लोग हैं यहां पर वो आज के डेट में इसके साथ में कनेक्ट है। इसको जो इस तिबलगही जमात जो एक नॉन पॉलिटिकल
पॉलिटिकल बॉडी यहाँ पर मानी जाती है जो कि मुस्लिम आइडियोलॉजी को फॉलो कर यहाँ पर चलती, इस्लाम आइडियोलॉजी को फॉलो कर यहाँ पर आगे चलती है और उसके चलते यहाँ पर चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं। इस्टेब्लिश किया गया था 1926 में यहाँ पर ये मोहम्मद इलियास अल ये खदालवी, ठीक है, तो इनके द्वारा जो मेवात के रहने वाले थे इनके द्वारा यहाँ पर तिबलगही जमात को स्टार्ट किया गया था और ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट आज के डेट में ऑर्गेनाइजेशन मानी जा रही है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया पर काम करती है। तो इसके ऊपर यहाँ पर अभी ये किताब लिखी गई है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि ये इंपॉर्टेंट किताब बन जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो जिया उस सलाम के द्वारा यहाँ पर ये किताब लिखी गई है जो कि आप लोगों को यहाँ पर ये पिक्चर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर इनसाइड बताई गई है तिबलगही जमात के बारे में, आखिर क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें इस किताब में बढ़ाई गई है, ठीक है। तो ये 399 रुपए किताब है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं एक्चुअली इसके बारे में अंदर क्या है तो आप लोग ये किताब खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसके बारे में तो यही बताया गया कि जिस तरीके से कोविड-19 के केस बढ़ रहे थे तो पूरा जो यहाँ पर एक तरीके से उस टाइम पर जो तिबलगही जमात है उसको जिस तरीके से यहां पर दिखाया गया तो वो एक तरीके से कोविड-19 का वो एक तरीके से इंसिडेंट था, पर लेकिन एक्चुअल में तिबलगही जमात जो है वो आज से नहीं चल रही है, चीजें काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है। तो एक पर्टिकुलर इस तरीके के इंसिडेंट को लेकर पूरी जमात को इस तरीके से मतलब बोलना तो कितने हद तक यहां पर सही है, ठीक है। तो उसके बारे में भी और भी कई सारे क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पर इस किताब के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो किताब का टाइटल, किताब के राइटर और किस पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड है, ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसी के बारे में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होना चाहिए, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर कुछ बातें हैं उसके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था, देखिए मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि अभी जो रिसेंटली अगर बात करेंगे आप लोग बेसिकली जो यहां पर ये वाला मुद्दा जो है, ठीक है, इसके बारे में कल आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल में नजर डालेंगे, क्योंकि कल जो है इसके ऊपर पक्का आर्टिकल आने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने इसको पहली वीडियो जो छोटी सी वो लगभग 9 मिनट की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के सामने है जो यहाँ पर ये है आज का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से बोला था कि वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर ये बात की गई थी गोमती रिवर के बारे में। गोमती रिवर यहाँ पर इसको GO के नाम से या फिर GU के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर यहाँ पर गोमती रिवर के नाम से भी आप लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए भी आ जाता है। तो ये जो रिवर है बोला जा रहा है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरा बोला जा रहा है गोमती रिवर जो है ये यहाँ पर माधव तांडा, ठीक है, पीलीभीत यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये रिवर जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो जो ऋषि वशिष्ठ हैं यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर उनसे कनेक्ट इसको माना जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है हिंदू अगर धर्म के अंदर इसको माना जाए तो। मॉनसून जब आता है जब यहाँ पर ये रिवर काफी अच्छे से बढ़ती हुई नजर आती है, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पर ये है यहाँ पर गोमत ताल को यहाँ पर फुलहार झील के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जहां से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। गोमती रिवर अगर आप लोग देखेगा तो ये उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा रीजन आप लोग को इसका देखने को मिलेगा। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो ये गोमती रिवर है, तो यहाँ पर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। 900 किलोमीटर के करीब ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। गोमत ताल इसका एरिया होगा, गंगा माउथ हो गया जहां पर जाकर गिरती है, यानी कि कंट्री इसका इंडिया हो गया। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये सिटी है इसके ऊपर। इसी के साथ में शाही पुल और सुदामा सेतु इसके ऊपर ब्रिज आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी देखिए ये आप लोग एक तरीके से आगे इसको देखता हूं, आज थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना है मुझे। जो सेकंड वीडियो है आप लोग की हो सकता है कि वो थोड़ी लेट हो जाए इवनिंग में, क्योंकि और भी कई सारे काम है। इसका भी थोड़ा सा आज देखते हैं क्या कंडीशन इसमें की जा सकती है, ठीक है। तो वो इवनिंग में आएगी आज की जो आप लोग की न्यूज एनालिस्ट वाली वीडियो आएगी। और जब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग यहां पर एक तरीके से ये लिखना है कि प्रेजेंट लिखना है कि हम लोग प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट लिखो, ठीक है, प्रेजेंट सर, ताकि आप लोग की थोड़ी सी आंखें खुल जाएं जब आप लोग एक तरीके से थोड़ा एक्टिव हो जाओ जब लेक्चर देखने का टाइम आए। आधे क्या लिख रहे हैं, पी लिखकर छोड़ दे रहे हैं। इतना भी ज्यादा लापरवाही मत करो। और इसी के साथ में अगर लेक्चर पसंद आते तो शेयर जरूर किया करो। कई सारे बच्चे हैं जो काफी लार्ज स्केल पर शेयर कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है। अभी रिजल्ट भी आया अभी राजस्थान पीसीएस का, तो भी काफी अच्छा लगा। तो इसी तरीके से आप लोग बढ़ते रहिए। जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो काफी बड़ा मोटिवेशन वहां से निकल कर आता है। वो रियलिटी का एक मोटिवेशन होता है यार, जिससे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं एक छोटा सा इंपैक्ट में डाल पा रहा हूं सोसाइटी के ऊपर, कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बना पा रहा हूं। तो वहां से काफी कुछ एक मोटिवेशन अंदर से निकल कर आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो किसी के साथ में आप लोग जरूर चीजों को शेयर कीजिए। और पैर के बारे में पूछा गया कई सारे
फैमिली मेंबर के द्वारा कि सर पैर अब कैसा है, तो पैर देखिए कंप्लीटली सही हो चुका है, बहुत थोड़ा सा बहुत कम दर्द है अभी यहाँ पर, उसके ऊपर डेली में रेगुलर उसके ऊपर मालिश कर रहा हूँ, तो अब चीजें जो है वो काफी हद तक सही हो चुकी हैं। तो ज्यादा परेशान मत होइए, रेगुलर आप लोग के लेक्चर रहेंगे, लेक्चर आप लोग के नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक जो है वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाते हैं। और टेलीग्राम जो है यहाँ पर ये कई सारे बच्चे पूछते भी रहते हैं कि सर ये कैसे ज्वाइन करना है। देखिए टेलीग्राम बिल्कुल ऐसे ही ज्वाइन करना है जैसे व्हाट्सएप नहीं होता आप लोग का, व्हाट्सएप आप लोग डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और फिर वहां पे आप लोगों को इसको जाकर ज्वाइन कर लेना है आराम से। तो वहां पर भी बिल्कुल ऐसे पैटर्न आप लोगों को लगभग देखने को मिलेगा जैसा टेलीग्राम आप लोगों को, जैसा व्हाट्सएप है। तो अगर व्हाट्सएप आप लोगों के पास में है तो टेलीग्राम भी आप लोग आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। फिर जब आप लोग उसको ज्वाइन कर ले, फिर आप लोग यहाँ पर लिंक रहता है वीडियो के नीचे, उस पर जाकर क्लिक करें और उसको ज्वाइन कर लेना, तो आराम से आप लोग का टेलीग्राम यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। बाकी फेसबुक पर भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं। और हाँ, एक बच्चे के द्वारा कल जो वीडियो थी वो उसका नाम था शायद नवनीत था शायद बंदे का नाम, ठीक है, उसके द्वारा 57 के करीब जो ग्रुप है फेसबुक पर वहां पर वीडियो शेयर की गई। तो थैंक्स ब्रदर, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, इसी तरीके चीजों को शेयर करते रहो, काफी अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसी सपोर्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।